नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने 5 देशों के महत्वपूर्ण विदेश दौरे पर है, जिसे वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीति और बढ़ते प्रभाव का बड़ा कदम माना जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया संकट से घिरी हुई है और भारत लगातार शांति, सहयोग और विकास का संदेश दे रहा है। इस यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से हुई, जहां ऊर्जा, निवेश और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली। इसके बाद नीदरलैंड में जल प्रबंधन और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर अहम बातचीत हुई, जबकि स्वीडन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार और नवाचार पर फोकस रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, जहां 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह ऐतिहासिक दौरा माना गया, जहां ऊर्जा और नॉर्डिक देशों के साथ साझेदारी पर चर्चा हो रही है। इसके बाद वो इटली जाएंगे, जहां यूरोपियन यूनियन के साथ रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। इस पूरे दौरे का मुख्य संदेश स्पष्ट है: वैश्विक शांति की अपील, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और व्यापार में मजबूत साझेदारी के जरिए भारत को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना। लेकिन क्या वाकई में जिस दौर के अंदर वैश्विक आपदा है, उस दौर में प्रधानमंत्री समाधान तलाशने पहुंचे हैं? क्योंकि ये दौरे पहले से तय थे और इन दौरों के जरिए भारत को क्या कुछ मिलने वाला है और उससे भारत इस संकट से कैसे उभर सकता है, आज बात इसी मुद्दे पर। तो प्रधानमंत्री मोदी यूएई का दौरा कर चुके हैं, नीदरलैंड का, स्वीडन का, अभी नॉर्वे में। 3 देशों की यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कुछ भारत के लिए हासिल किया है और उसका वर्तमान स्थिति में क्या महत्व है। साथ ही वो नॉर्वे के अंदर है, वहां कौन कौन से समझौते के जरिए क्या कुछ रहने वाला है और क्या 5 देशों की यात्रा भारत को इस संकट से समाधान की तरफ लेकर जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मीनाक्षी जैदी जी और हमारे साथ कर्नल देवानंद जी हैं कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवानंद जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि यहां रक्षा और सुरक्षा 2 महत्वपूर्ण है। सुरक्षा एक आम आदमी को, चाहे वो बेरोजगारी आगे बढ़ रही हो उससे रोकना, चाहे अगर अकाल की स्थिति आ रही हो उससे रोकना, अगर महंगाई हो रही है उससे रोकना और साथ में सरहदों को रोकना। इन सब को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो इन 5 देशों की यात्रा में क्या वाकई में आपको लगता है कि आम आदमी की सुरक्षा और सरहद की रक्षा को लेकर अहम करार हुए? जी बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले मैं इस विषय पे यही कह सकता हूं कि ये यात्रा मोदी जी की वो यात्रा है जो शांति और ग्लोबल प्राइस मैनेजमेंट की यात्रा के नज़र से मैं देखता हूं इसको। मोदी जी अभी भी नहीं, युद्ध ये शुरू होने से पहले 22 फरवरी की बात है जब इजराइल गए थे और भी देशों में जाते रहते हैं। तो मैं इस दौर में देखने का, जब आज ही अगर हम जो इजराइल और इस ईरान युद्ध की अगर देखें तो अमेरिका ने एक तरह वार्निंग दे दी है, युद्ध के बादल वापस सीज फायर खत्म होने के, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इसके बीच में जो मैंने कहा कि शांति और ग्लोबल प्राइस कंट्रोल के मद्देनज़र से देख रहा हूं, जिसमें आपने और सुरक्षा भी हमारे देश के लिए और हमारे जो बदलते परिप्रेक्ष्य उसके अंदर बहुत अहम है। और इस पड़ाव के अंदर जहां पहली इनकी जो मंजिल थी वो थी यूएई। यूएई देखिए एक ऐसा देश है जहां पर भारत के बड़े सामरिक रिश्ते हैं और इस पूरे ग्लोबल पूरे जमावड़े के बीच में अगर देखें, हॉर्मुज को जिस तरह वेपनाइज किया है आईआरजीसी और उन आतंकी ताकतों ने, उसके अंतर्गत एक यूएई ऐसा मात्र हमारे लिए पुराने रिश्ते भी हैं और अभी भी ऐसा साथी निकला है जो हमारी सप्लाई को बीच में डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा है। दूसरी बात देखिए कि यूएई का साथ जो भारत के रिश्ते हैं, अभी जैसे समझौते हमारे सुरक्षा है, हमारा तेल की रिक्वायरमेंट है, गैस की रिक्वायरमेंट है और एक समझौता और भारत और यूएई के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एक थोड़े दिनों पहले समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने एक दूसरे को सेना के नजरिए से कहा था, तो यूएई को भी भारत ने भरोसा दिलाया है
कि आपकी सुरक्षा में हम मदद करेंगे, और उस मदद में हम सैनिक कभी नहीं भेजते हैं, पर बाकी जितना भी आदान प्रदान है, भरोसा है, हम देते हैं, वेपन्स हम देते हैं, हाँ, अगर स्थिति वो हम कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो मैं प्राइस ग्लोबल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें देखें तो बताया गया कि 90 बिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए 30 मिलियन, ये डाटा थोड़ी बिलियन और लाख और करोड़ और वो भारत के अंदर ही बनेगा, भारत $5 अरब डॉलर का अलग से निवेश होगा। हाँ, वो बन रहा है, तो ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और तीसरी बात है, इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो जितने भी देशों के संकट चल रहा है, यूएई हमारा वो मित्र है जिसकी हमें आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी और पड़ सकती है। इसके बाद जो ऊपर, लेकिन आंकड़े अगर मैं देखूं तो मैं गलत नहीं हूं, कंफर्म हूं मैं कि यूएई के साथ हमारा जो क्रूड सप्लाई का जो चेन था वो अभी मिनिमम पर था, हमने एक तरीके से नेग्लेक्ट किया था। अब हम उसके साथ डील करें, ये एक अलग कंसर्न है। मीनाक्षी जयती जी, 5 देशों की यात्रा है मैम, इसमें बहुत से ऐसे समझौते हैं जो हुए हैं, जैसे नीदरलैंड से 1985 से 1014 के बीच में जो चालुक्य वंश की शिलालेख है, ताम्रपत्र है, उनका वापस आना, संस्कृति का वापस आना, यूएई के साथ करार होना कि 30 मिलियन बैरल का स्टॉक भारत में ही बनेगा, $5 अरब निवेश होंगे, और अगर 30 मिलियन बैरल का स्टॉक भारत में बनता है, इसका मतलब कि हम लगभग चाइना के आसपास स्टॉक में आ जाएंगे, 300 दिन के आसपास का हमारा रिजर्व रहेगा। तो आपको लगता है कि दीर्घकालिक यात्राएं हैं जिनका असर अगले 2-4 साल में आएगा, कि अगर इस तरीके का वैश्विक संकट आता है तो भारत को घबराना ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि चाहे उन्हें विदेश की सरजमी पर ही ये तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये आपदाओं का दशक है, ये आपदाओं का दशक कह रहे हैं, ये आपदाओं का दशक मोदी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ है। और मोदी जी जब तक इलेक्शन चल रहे थे तब तक तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं तो उनको पेट्रोल के, डीजल के, सिलेंडर के रेट बढ़ाना भी याद आ जाता है। खुद विदेश की यात्राओं पे जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को कहते हैं कि विदेशी यात्राओं पे मत जाइए, सोना चांदी मत खरीदिए। जिन मेजर्स को यहां देश में लेने की जरूरत है वो मेजर्स तो ले नहीं रहे मोदी जी। अगर इन विदेश यात्राओं से जो ये सांस्कृतिक जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, वहां पे हमें जितनी भी फुटेज मोदी जी की देखने को मिल रही है, उन फुटेज के अंदर ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कहां पे मोदी जी का स्वागत कैसे हुआ। बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत अगर विदेश की धरती पर बहुत अच्छे से होता है तो हमारे लिए भी गर्व करने की बात है। लेकिन आप कॉन्क्रीट आंकड़े बताइए कि मोदी जी की विदेश यात्राओं से एमओयू कितने साइन हुए हैं, उन एमओयू के अंदर हम कॉन्क्रीट क्या करने वाले हैं। जब चारों तरफ खुद मोदी जी ये मान रहे हैं कि वैश्विक मंदी की एक आहट सुनाई दे रही है, बड़े बड़े हमारे जो उद्योगपति हैं, चाहे वो कोटक आनंद हो, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदी आ रही है, मंदी आ रही है। उसमें हमें मांग को बढ़ाने के मेजर्स लेने चाहिए, ना कि मांग को कम करने के। मांग को बढ़ाने के मेजर लेने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो हमारा जो गरीब तबका है, हमारी जो मिडिल क्लास है, उनके पास वो पैसा ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन हो इससे बिल्कुल उल्टा रहा है। हमारा जो गरीब है उसके पास रोजगार नहीं है, मनरेगा खत्म कर दी। और अभी कल ही के अखबार में ये खबर थी कि पिछली अप्रैल से इस अप्रैल में सिर्फ मैं राजस्थान की बात करूंगी कि 78% मैन डेज में कमी आई है। तो जब 78% मैन डेज में कमी आई है तो उन 78% जिनको काम नहीं मिला उनके पास आज खर्च करने को कोई पैसा नहीं है। जरूरत यह है कि हम हमारे देश के अंदर 10 साल में मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रहा था, बीते 10 सालों में पर कैपिटा इनकम तो 2 गुनी हो गई है। 2 गुनी किनकी हुई है भाई साहब? आप नहीं, पर कैपिटा इनकम में आप पड़ोसी की नहीं हुई है तो उस पर मैं नहीं जा सकता। देश की बात होगी तो देश का आंकड़ा है, देश के ही आंकड़े की बात कर रही हूं। क्या ये सच नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है? विजेंद्र जी नहीं हुआ है। सुनिए, देश की हालत तो सुधरी है। सुनिए विजेंद्र जी, बोलिए ना, सुनिए। मैं एक और आंकड़ा दे देता हूं। मैं 2013 एक दशक की बात करें ना, 2013 तक भारत के पास जो क्रूड ऑयल का रिजर्व था वो 0 था, नील बटा सन्नाटा।
आज हमारे पास 5.5 मिलियन बैरल का स्टॉक है मैम, जो 75 दिन के आसपास का है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम 6.5 मिलियन बैरल का और इंक्रीज कर रहे हैं। अगर यूएई हमारे यहाँ 30 लाख मिलियन बैरल का, जी अगर हमारा ये इतना ही इंक्रीज हो रहा है, तो जब 2013-14 में $100 था क्रूड का रेट, तब पेट्रोल 70 में मिल रहा था। आज जब उसके आसपास 1,20,000 के ऑयल बॉन्ड दिए गए थे मैम, 1,20,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे। देखिए, गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक मिनट मैम, गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरीशंकर गुप्ता जी, मैं नहीं आता, मैं पॉलिटिकली, अरे मैम उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बयान सुन लीजिए आप, उस वक्त के पी चिदम्बरम के बयान सुन लीजिए, वो तो आपकी पार्टी के हैं। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूं। गौरीशंकर जी सर, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है कि 2013 तक हमारा ऑयल रिजर्व जीरो था। जीरो मतलब जीरो। आज हमारे पास 5.5 मिलियन बैरल के आसपास का स्टॉक है, जो कि लगभग 75 दिन का है। 6.5 के हम कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं। 30 मिलियन बैरल के आसपास यूएई। अरे मैम, अभी ये फिर अलग है, अभी इस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैम, प्लीज। आयात करके निर्यात कर रहे हैं। अरे बोलने दो ना। अब मैम एक मिनट मैम, गौरीशंकर जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि 30% हॉर्मुज की वजह से हमारे पास सप्लाई कम हुई और रिजर्व के जरिए हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि क्राइसिस को कॉमन मैन तक ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन वहां जो डेडलॉक बना है उसकी वजह से हमारा दो समस्या आई। एक हमारी समस्या आई विदेशी मुद्रा भंडार जो तेजी से कम हो रहा है, और दूसरा हमारा ऑयल रिजर्व। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की जो ये यात्राएं हैं, यूएई के साथ जो डील है, जो नीदरलैंड के साथ डील है, जो स्वीडन के साथ डील है, क्या आपको लगता है कि ये वो दीर्घकालिक परिणाम लेकर आएगी जो भविष्य में भारत के अंदर इस संकट के लिए भारत को तैयार करेगा? जैसे चाइना है, 300 दिन का स्टॉक है, हमारे पास 75 दिन का है, लेकिन अगर 5 साल में 300 दिन का हो रहा है तो भारत के हित में है। नमस्कार विजेंद्र जी, नमस्कार सभी को पैनलिस्ट को। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी है। हम 12वीं अर्थव्यवस्था थी, ये सब लोग जानते हैं, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम आप देश में देख लीजिए, जिन लोगों के पास बाइसिकल थी वो आजकल 2 व्हीलर स्कूटर्स या मोटर बाइक खरीद रहे हैं, जिनके पास मोटर बाइक थी वो कार खरीद रहे हैं। तो ये प्रोस्पेरिटी तो बड़ी है जी। इसमें कोई डाउट नहीं है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठा है। सर माफी के साथ रोक रहा हूं, बस एक और आंकड़ा बस ऐड कर रहा हूं। ऑयल रिजर्व जो है 3 करोड़ सिलेंडर थे अगर मैं गलत नहीं तो 2013-14 के अंदर, इस वक्त शायद 33 करोड़ के आसपास है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक ऑयल रिजर्व्स की बात है, देखिए ये जो संकट है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये वैश्विक संकट है जो किन्हीं घटनाओं के कारण बना है। और लेकिन ये एक सुखद चीज है कि इस संकट के बावजूद हमने हमारी पूरी एनर्जी व्यवस्था को इस तरह से मेजर किया है, इस तरह से मैनेज किया है कि हमारे यहाँ एक भी दिन की ऑयल का संकट नहीं हुआ जी। जबकि कई देशों के अंदर मैं जानता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस में, कई और कंट्रीज में, पाकिस्तान में, जहां पर बहुत बड़ा संकट ऑयल का है। सर कई कंट्रीज के मैं नाम ले सकता हूं जहां ऑयल देना बंद कर दिया गया है। कई कंट्रीज के मैं नाम बता सकता हूं जहां फ्यूल राशनिंग कर दी गई है। कई कंट्री के अंदर सप्ताह के अंदर 25 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। भारत में भी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न इससे इतर है। प्रधानमंत्री मोदी की जो 5 देशों की यात्रा है, इसको हम कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, यूएई की जो यात्रा थी उसमें हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं, और उसकी वजह से हमारा जो ऑयल रिजर्व है और जो गैस का रिजर्व बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा कुछ वर्षों के अंदर। ठीक है। दूसरा, उनका $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, उससे नेचुरली हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, देखिए नीदरलैंड्स बहुत अच्छा है ग्रीन एनर्जी में, तो ग्रीन एनर्जी को हमारे को सपोर्ट मिलेगा। वो बहुत अच्छे हैं, इस आपके जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उनकी बहुत पहुंच है। एक लिथोग्राम करके एक मशीनरी और टेक्नोलॉजी है जिसका हमारा एक समझौता हुआ है टाटा ग्रुप के साथ, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को और बढ़ावा दे सकेंगे और एआई के सेक्टर में भी आगे बढ़ सकेंगे।
जी। इसके अलावा नहीं सर, जो आप जल इसको साधनों समझाइए। का- आप ये कह रहे हैं कि भाई यूएई से हमारे पास गैस और ऑयल का स्टॉक होगा तो हॉर्मुज की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। पहली चीज आप ये कह रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर अगर हमारे यहाँ होंगे तो हमें ताइवान की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ चाइना का तोड़ है, दूसरी तरफ पूरे खाड़ी का तोड़ है। और देखिए अभी स्वीडन के साथ रक्षा संबंध बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी और हम एक्सपोर्ट और कर पाएंगे। रक्षा क्षेत्र में काफी बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं। नहीं सर, एक्सपोर्ट का तो नॉर्वे में इशू, जब मैं ये वापस जाएंगे- आपके पास आऊंगा। अटल खंडेलवाल जी, समस्या हमारे साथ ये है सर कि इस पूरे डेडलॉक के बीच में हम जो एक्सपोर्ट करते थे ना, उस एक्सपोर्ट पर एक बड़ा ग्रहण लगा है और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम डॉलर के मुकाबले बहुत महंगा खरीद रहे हैं। हमें अगर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है, अपने डॉलर को बचाना है, तो हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा सर। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इन दौरे के दौरान मुझे यह नहीं नजर आया कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, वाया चैनल बढ़े, वाया इस रूट बढ़े, वाया उस रूट बढ़े। इसको लेकर क्या किया जा रहा है सर? देखिए ऐसा है विजेंद्र जी, पहले तो इस सारी चीज़ों को समझना होगा कि ये जो परिदृश्य अभी बना हुआ है आज की स्थिति में, और ये ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही स्थितियां खराब है। पहले अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो बहुत सामान्य से कि ये जो पूरा ये दशक है, इसमें कभी कोरोना आया, फिर युद्ध होने लगे और अभी जाकर के ऊर्जा संकट हो गया। वो यही नहीं, पूरे विश्व के अंदर। और वो चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, देखिए 140 करोड़ लोग भारत की आबादी है और उसी को लेकर के हमारे जो रिजर्व्स हैं आज की स्थिति में $690 बिलियन का हमारे पास रिजर्व है अभी भी, और उस पर प्रेशर है। देखिए जहां वो 710-20 के करीब चला गया था, वो अभी 690 के आसपास आ गया। परिस्थितियां बहुत ही विकट है। देखिए वही पूछ रहा हूं भाई आपसे, वो इसलिए आ गया वो कि हम जो खरीद रहे हैं वो तो खरीद ही रहे हैं, बिल्कुल हम बेच नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास डॉलर आ जाए। नहीं, और मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ का सामान बिके बाहर जाकर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि डिफेंस के अंदर इस बार कितना एक्सपोर्ट किया हमने? 38,000 करोड़ डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। सिर्फ कहिए इसको। नहीं सिर्फ नहीं, सिर्फ जो कि 2013 में 630 करोड़ था। छोड़िए ना, सुनिए, आपके टोटल एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ये बेहद कम है। ऐसा है, आप इसको डिफेंस में जोड़ सकते हैं कि भाई 6 साल पहले 500-600 करोड़ के आसपास था, आज 34,000 करोड़ के आसपास हो गया। सेमी कंडक्टर है, उसकी 12 यूनिट भारत के अंदर जो कि हम इंपोर्ट करते थे, आज की स्थिति में हम 2 तो चालू हो गई है, 10-12 चालू हो जाएगी। मैं आप तक आ रहा हूं सर। मेरा कंसर्न ये कि अगर आपको इस आपदा से निकलना है तो सबसे पहले अपने विदेशी मुद्रा भंडार को या तो स्टेबल रखना पड़ेगा या उसको एनरिच करना पड़ेगा। उस पर जितना प्रेशर आता जाएगा उतनी देश में महंगाई बढ़ती जाएगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि हमें अपने निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर वहीं से आएगा। तो इस पूरे 5 देशों की यात्रा के दौरान हम कोई ऐसा चैनल क्रिएट कर पा रहे हैं जहां से अपना जो निर्यात रुका है हॉर्मुज की वजह से, बाकी वजह से, उसको हम वापस पुश कर सके, बाकी देशों की तरफ लेकर जाए। देखिए विजेंद्र जी, जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ साइन किया है, जो गल्फ के स्टेट्स के साथ साइन किया है, जो और कई देशों के साथ साइन किया है, वो एक्चुअली इसकी फाउंडेशन है। वो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो ओवर एक दिन में नहीं, 2-3 साल के अंदर आप देखिएगा कि हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। और उसकी आप देखिए, आप अगर आप सेल फोन का देखें, मोबाइल्स का, हम एक बड़े एक्सपोर्टर हो गए मोबाइल्स के। कितने साल में? 4 साल में। इसके पहले हम एक मोबाइल एक्सपोर्ट नहीं करते थे, आज हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए मोबाइल के। गाड़ियों में आप देखिए कितना एक्सपोर्ट हो रहा है जी। हम आज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं गाड़ियों के। तो ये धीरे धीरे आपका सेमीकंडक्टर भी आएगा और कमोडिटीज भी आएंगी। हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए। आप तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं सर। अभी हमारा चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे हमारे खाद्यान्न हो, चाहे हमारी बाकी चीजें हों, वो अभी तक एक्सपोर्ट हो रही थी ना सर, अब वो रुक गई है। और रुकने से देश के अंदर ये 2 चीजें आएंगी सर, एक तो बेरोजगारी आएगी, उस माल को खपाने के लिए मार्केट नहीं होगी, कई उद्योग बंद हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि वो बाकी देशों तक पहुंचे जहां अभी तक हम गए नहीं। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी। जो हमारे एक्सपोर्ट्स गल्फ कंट्रीज में थे, यूएई में अलोन $110 बिलियन का ट्रेड था,
उसमें से करीब $70 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट थे। अब वो रास्ता बंद होने से बहुत कम हो गए हैं वो। तो ये समस्या टेम्पररी समस्या मान के चल रहा हूं मैं, लेकिन उन एक्सपोर्ट्स के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन यूरोप नया मार्केट नहीं है उनके लिए। ऐसे जो एक्सपोर्ट जो यूएई में जा रहे थे उनके लिए हमको साउथ ईस्ट एशिया में मार्केट ढूंढना पड़ेगा, उनके लिए हमें अफ्रीका में मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यूरोप में हमारे खाद्यान्न नहीं जाएंगे, हमारे फल फ्रूट्स नहीं जाएंगे, हमारे जो राइस जाते हैं, व्हीट जाता है, ये चीजें वहां नहीं जाएंगी। तो इसके लिए हमें अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा मार्केट को ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा और वहां पे कर्नल देवानंद जी, क्योंकि देखिए समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है, कोई माने या ना माने। जब अमेरिका के साथ टैरिफ हो रहा था उस दौरान से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था उस पर प्रेशर आ गया था। अब वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री की यात्रा पर मुझे नहीं लगता किसी को सवाल खड़ी करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिजनेस ट्रिप किसी की नहीं रोकी है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप घूमने जा रहे हो जिसपे 2.3 लाख करोड़ के आसपास हम सालाना खर्च करें, वो अपने देश में कर लीजिए, देश में बहुत कुछ घूमने के लिए। तो ये तो बात अलग हो गई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का फोकस इसी पर है कि हम नए नए देशों तक पहुंचे, वहां पहुंचे जहां भारत बहुत लंबे टाइम, कई दशकों से नहीं पहुंचा है, और वहां एक नए बाजार को तलाशे? विजेंद्र जी देखिए, यहाँ मैं दो बात इस जवाब में रखना चाहूंगा। पहली बात तो है कि राजनीतिक जो मानसिकता से पीड़ित लोग हैं ना, उनको अब बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। ये आपदा अंतर्राष्ट्रीय है, ग्लोबल है, और ये ग्लोबल पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और जितनी प्लानिंग मोदी जी के टाइम पे मैं देख पा रहा हूं एज ए सैनिक, उससे बेहतर कभी पहले हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सुरक्षा की मैं छोटी सी बात बोल दूं, मोदी जी ने हमारे भारत के प्रति एकमात्र व्यक्ति दुनिया में हुए हैं जिन्होंने यूएई में जाकर के ये बोला है कि यूएई पर हमले करने गलत था, ये नहीं होने चाहिए, जबकि ईरान हमारा मित्र देश है। तीसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे अब इंपोर्ट घट रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारे वैसे ही चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो डॉलर का मिसमैच है, थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। ईरान हमारा मित्र देश है, बिजनेस पार्टनर है, दोनों में देखिए अब मैं उसमें आप जैसा चाहे मैं लोगों पे छोड़ता हूं। मेरी तरफ से तो मैं ईरान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर आप कह दीजिए भाई हमारा जो पाकिस्तान में बैठकर जो पहलगाम करके गया, वैसे मैं मित्र देश नहीं मानता हूं। पर चलिए, मैं पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकल होकर करेक्ट करने कह रहा हूं सर, दो चीजें नहीं हो सकती ना। नहीं, भाई हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमास ने पाकिस्तान में जाकर ट्रेन का पहलगाम करके गया, उसके पीछे ईरान है। मैं आपसे सहमत हूं कि ईरान आज एग्जिस्ट नहीं करता। आईआरजीसी के गुंडे टेररिस्ट उसको कंट्रोल करते हैं और उसके अंदर हमास हमारा एक नंबर का दुश्मन है। मैं आपसे सहमत हूं, पर मैं जो इसीलिए तो मैं संदेश देना दिया ना मोदी जी ने। अब जहां तक ये डॉलर की बात है, देखिए मैं ये देख रहा हूं, ये आपदा 2021 से आ रही है। पहले कोरोना आ गया और उसके बाद जैसे हमने बताया कि ये ट्रंप के दादागिरी आ गई, उसके बाद और कुछ, और आज ये आ गया ये हॉर्मुज का वेपनाइजेशन। तो देखिए, ये जो है इसके अंदर मैं जो देख रहा हूं, मोदी जी अभी गए हैं, देखिए इन 4 देशों में। नॉर्वे क्यों गए? नॉर्वे बहुत दूर है, पर वो क्यों? आर्कटिक सर्कल जो ट्रेड का है, यूरोपियन जो हमारी यूनियन के साथ ट्रेड की बातें हो रही हैं, उसके अंदर एक देश के साथ 17 समझौते में डिटेल में यही कह सकता हूं कि ट्रेड बढ़ाने के लिए गए हैं और अपनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट के लिए गए हैं, सुरक्षा एक जमावड़ा पैदा करने के लिए गए हैं, शांति की बात करने गए। और जो मोदी जी ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आग्रह किया था नागरिकों से, इससे बढ़िया डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कहां मिलेगा दुनिया में? जो प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं, और मुझे खुशी है देशवासी उसकी तरफ फॉलो कर रहे हैं। उससे क्या होगा? क्योंकि देखिए मैम, प्रधानमंत्री तो जाएंगे ना, उनके कार्यक्रम है, क्योंकि व्यक्ति नहीं जा रहा है, देश जा रहा है। सम्मान भी देश का है, डील भी देश के साथ है, फायदा भी देश को है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका किसी को विरोध करना चाहिए। लेकिन हाँ, पॉलिसीज का विरोध हो सकता है, डिसीजन का विरोध हो सकता है, लेकिन इसका क्या विरोध है कि भाई नीदरलैंड के साथ, नॉर्वे के साथ, स्वीडन के साथ या यूएई के साथ हम डील करें और उनके साथ रिलेशन बेहतर करें? नहीं, तो इसका विरोध मैंने किया भी का। मैंने तो अपने जो पहले अभी मेरा स्टेटमेंट था उसमें यही कहा कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां सम्मान मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारा ट्रेड को सुधारने की जरूरत है, हमारे एक्सपोर्ट को सुधारने की जरूरत है, तो मेरा वापस स्ट्रेस उसी तरफ है कि उसी की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $28 बिलियन हो रहा है, करंट डेफिसिट हमारा $13 बिलियन हो रहा है। तो उस डेफिसिट को हम सुधारें। हमारा डॉलर है वो ऑल टाइम
जिसे कहते हैं कि अभी रुपया हमारा हमारा रुपया बिल्कुल ऑल टाइम लो के ऊपर है, 96 के आसपास हमारा डॉलर है, तो हम उनको सुधारने के क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी जो 5 कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज के साथ मीनाक्षी मैम जी यही तो बताए प्रधानमंत्री विजेंद्र जी इस कि भाई 1 मिनट 700 टन सोना मत खरीदिए साल का, अपने आप आपका डॉलर बच जाएगा। अच्छा, अब सोने की बात, अब सोने की बात 2.3 लाख करोड़ रुपए हमारा जा रहा है, यात्रा पर जा रहा है मैम। यही तो कहा उन्होंने। क्या सोना खरीदिए बेचिए मत, सोना हमारी जीडीपी का, सोना चांदी का जितनी ट्रेडिंग होती है हमारे जीडीपी का 7% है, हमारे एक्सपोर्ट्स का 12% है। अगर हम उसको नहीं खरीदेंगे तो जीडीपी पे सीधा 7% का हमने डाउनफॉल कर लिया। हमारे एक्सपोर्ट जो पहले से ही कम है उसको हम 12% की चिंता नहीं होनी चाहिए, इस समय चिंता होना चाहिए खाने की, जीडीपी की क्यों चिंता नहीं होनी चाहिए? जीडीपी से और अगर आप नहीं खरीदेंगे क्या? सोने के लिए इसलिए बोला गया जैसा मैं सोच रहा हूं क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जीवन के लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा है। और ट्रेवल करना भी इसलिए जरूरी नहीं है। चाइना के बाद हम सेकंड इंपोर्टर है दुनिया के अंदर, सेकंड इंपोर्ट। थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है। तो आप बात कीजिए ना, अगर एक तरफ तो आप इकोनॉमी में जो इकोनॉमी को ग्रो करने के मेजर्स लेना चाह रहे हैं, की जो समस्या है वो तेल के कारण, इस एनर्जी संकट के कारण ऐसा है कि हम देश को कैसे संचालित करें जैसे कोरोना के दौर में। और उसके अंदर ये कोरोना के दौर में क्या किया हमने बिहारियों को पैदल चलने में मजबूर किया। आपकी इतनी नाराजगी है, ऐसा ही आपके अचानक से मोदी जी को कुछ भी ख्याल आता है, कभी कह देते हैं मित्रों आज से 1000 के नोट बंद, कभी कहते हैं कल से भारत आज भी। और जब नीट में जिसने दवाई दी और जिसने दुनिया के लोगों को भी दवाई दी। 1 मिनट। हाँ अटल जी, ऐसा है कि देखिए आज जो भी ऊर्जा संकट है, प्रधानमंत्री जी हम सबके साथ उससे निपटने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि भी किसी भी जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े। और जो देखिए इन सब चीजों को लेकर के, और अगर 10% भी, अगर 10% का भी रिडक्शन आता है, भले वो पेट्रोल डीजल को लेकर के हो, भले सोने को लेकर के हो, इस तरह की जो 5-7 चीजें इन्होंने बोला, उसमें यदि कंट्रोल भी आता है तो उसका प्रेशर कम होता है। 20% खरीदना कम कर दे, यात्राओं को 20% कम कर दीजिए, 50% कम कर दीजिए, बस ये 5 पॉइंट को ले लेंगे तो 4 अरब डॉलर के आसपास भारत का बच जाएगा, बच जाता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो अटल जी, मीनाक्षी जी, कर्नल देवानंद जी और गौरी शंकर गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी देश के प्रधानमंत्री का काम होता है नेशन फर्स्ट, कि नेशन के लिए जो जरूरी है वो किया जाए, प्रधानमंत्री वही करें। अब इसको लेकर देश के अंदर 2 राय हो सकती है क्योंकि यही लोकतंत्र है, लेकिन हम सबको एक साथ रहकर बतौर भारतीय काम करना है क्योंकि संकट किसी एक व्यक्ति पर नहीं आएगा, जब भी आएगा पूरे देश पर आएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।